जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विद अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हाजिर हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी होगा, अफ्रीकी हाथी। अफ्रीकी हाथी पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। और सबसे बड़ा सर्प पाइथन है। सबसे बड़ा सर्प पाइथन है। हमिंग बर्ड या हमिंग पक्षी सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा सर्प पाइथन, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड और अफ्रीकी हाथी सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से खैरा रोग होता है। खैरा रोग किस में लगता है दोस्तों? तो खैरा रोग धान में लगता है। जस्ते की कमी के कारण, ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग धान में होता है। मटर में होने वाला जो रोग है उसे मार्स रोग कहते हैं। मार्स रोग यह मैग्नीज की कमी के कारण होता है। मैग्नीज की कमी के कारण होता है। मैग्नीज की कमी के कारण होता है। नींबू में दो तरह के रोग होते हैं, जैसे एक होता है डार्क बैक। डार्क बैक और एक रोग होता है दोस्तों लिटिल लीफ। लिटिल लीफ ये दोनों रोग जो है नींबू में होते हैं और ये तांबा की कमी के कारण होते हैं। तांबा की कमी के कारण। आइए एक बार और देख लेते हैं इसे। मटर में मार्स रोग होता है मैग्नीज की कमी के कारण। नींबू में डार्क और लिटिल लीफ रोग होते हैं तांबा की कमी के कारण। धान में जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग पाया जाता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। कांगो बेसिन में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? कांगो बेसिन में जो जनजातियां निवास करती हैं उनमें से पिग्मीज प्रमुख रूप से है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। माओरी दोस्तों न्यूजीलैंड में निवास करती है। न्यूजीलैंड में निवास करने वाली माओरी है। निग्रो जनजाति पाई जाती है मध्य अफ्रीका के क्षेत्र में। मध्य अफ्रीका क्षेत्र में आइनू जापानी जनजाति है। न्यूजीलैंड में माओरी, पिग्मीज कांगो बेसिन में, निग्रो मध्य अफ्रीका और आइनू जापान में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। चौथा प्रश्न है, हैलोफाइट किस प्रकार की वनस्पति है? हैलोफाइट दोस्तों नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां होती हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। जो नमकीन क्षेत्रों में वनस्पतियां पैदा होती हैं उन्हें हम लोग हैलोफाइट कहते हैं। कड़ी चट्टानों में जो उगने वाली वनस्पतियां उन्हें लिथोफाइट कहा जाता है। लिथोफाइट कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां लिथोफाइट होती है। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पतियां क्रायोफाइट कहलाती हैं। क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति होती हैं। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की जो वनस्पति होती हैं उन्हें हम मेसोफाइट कहते हैं। मेसोफाइट के नाम से जानते हैं। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पतियां क्रायोफाइट, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पतियां मेसोफाइट। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति हैलोफाइट है और कड़ी चट्टानों में पाई जाने वाली वनस्पतियां लिथोफाइट कहलाती हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से प्रसिद्ध है? तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है, जो कि यूएसए में स्थित है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। भूटान का जो उपनाम है दोस्तों, तो इसे हम क्या कहते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहलाता है भूटान। ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है स्वप्निल मीनारों वाला शहर। स्वप्निल मीनारों वाला शहर। स्वप्निल मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड। और वेनिस को कहते हैं क्वीन ऑफ एडियाट्रिक। आइए एक बार और देख लेते हैं इसे। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, सैन फ्रांसिस्को सिटी ऑफ गोल्डन गेट, ऑक्सफोर्ड को स्वप्निल मीनारों वाला शहर और वेनिस को क्वीन ऑफ एडियाटिक।
छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में स्थानों में से कौन सा स्थान वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है वह सिएटल है, जो कि यूएसए में है। यूएसए में, ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। वेनिस में कांच उद्योग बड़ी मात्रा में होता है, कांच उद्योग, यह इटली में पड़ता है। कंसास दोस्तों मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो कि यूएसए में पड़ता है, मांस उद्योग। और हवाना सिगार के लिए प्रसिद्ध है, सिगार उद्योग के लिए, यह क्यूबा की राजधानी है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किनको सू नहर जोड़ती है? सू नहर किनको जोड़ती है, अर्थात किनके मध्य जो है सू नहर उपस्थित है? तो सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है, ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर कील सागर है, जो कि जर्मनी में स्थित है, कील सागर जर्मनी। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर है, मिस्र में स्थित है, आप जानते होंगे, मिस्र में स्थित है। और कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली दोस्तों पनामा नहर है, जो कि पनामा में स्थित है, पनामा नहर। विश्व हीमोफोलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों विश्व हीमोफोलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन इसमें आपका डी होगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन तमिलनाडु का स्थापना दिवस मनाया जाता है? दोस्तों तमिलनाडु का स्थापना दिवस 14 अप्रैल को होता है, ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस होता है, गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस होता है। 30 मार्च को होता है राजस्थान का, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाते हैं। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। तमिलनाडु का स्थापना दिवस 14 अप्रैल को, गुजरात महाराष्ट्र का स्थापना दिवस 1 मई को, राजस्थान का 30 मार्च, हिमाचल प्रदेश का 15 अप्रैल। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में पड़ता है? तो कौन सा संस्थान गुलमर्ग में स्थित है? तो उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में स्थित है, ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में स्थित है, राजमुंदरी, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान दोस्तों पणजी में पड़ता है, जो कि गोवा में स्थित है, पणजी में। समता स्थल नामक समाधि स्थल के नाम जो है समाधि स्थल दिया गया है समता स्थल, ये किन से संबंधित है? तो दोस्तों समता स्थल जो समाधि स्थल है वह बाबू जगजीवन राम का है, ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट कहलाता है, अभय घाट मोरारजी देसाई का है। जवाहरलाल नेहरू जी का शांति वन है, शांति वन। और महात्मा गांधी का जान रहे हैं आप लोग, राजघाट। निम्नलिखित प्रमुख लोक कलाओं में से कौन सी गुजरात से संबंधित है? ये कुछ लोक कलाएं दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी गुजरात से है। तो जो साथिया लोक कला है गुजरात से संबंधित है। गोदना दोस्तों बिहार से संबंधित है। मांडड़ा और मेहंदी ये दोनों राजस्थान की लोक कलाएं हैं। किन्हें विश्व कवि के उपनाम से संबोधित किया जाता है? तो विश्व कवि या कवि गुरु कौन कहलाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर विश्व कवि या विश्व कवि गुरु जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। सरोजिनी नायडू भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं, भारत कोकिला। और लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहते हैं, स्वर कोकिला। जयप्रकाश नारायण दोस्तों
लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। आइए एक बार और देख लेते हैं। विश्व कवि या कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उपनाम हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी? तो देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तत्वबोधिनी सभा की देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले और पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की? फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की गई और अपनी राजधानी आगरा, पहले राजधानी आगरा थी तो उसे फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरण किया गया था। तो दोस्तों 1571 को ये घटना होती है जब फतेहपुर सीकरी की स्थापना होती है और आगरा से फतेहपुर सीकरी अकबर अपनी राजधानी ट्रांसफर करता है। और अकबर के जो कार्य हैं उनमें 1562 में उसने दास प्रथा का अंत किया था। अकबर ने दास प्रथा का अंत 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। जजिया कर समाप्त किया। और 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया था उसके द्वारा। 1562 में दास प्रथा का अंत, 1564 में जजिया कर समाप्त, 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित, 1563 में तीर्थ यात्रा कर का समापन अकबर द्वारा किया गया था। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख का निर्माण कलिंग राजा खारवेल द्वारा करवाया गया था? तो कलिंग राजा खारवेल ने दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण कराया है। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया है, हाथी गुम्फा अभिलेख होना था। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख दोस्तों क्या है कि तिथि रहित अभिलेख है। तिथि रहित अभिलेख है और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो कलिंग राजा खारवेल द्वारा करवाया गया था। प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ लेख का निर्माण समुद्रगुप्त ने किया था। समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया था। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है इसे रुद्र दामन द्वारा करवाया गया था। रुद्र दामन द्वारा। और एहोल प्रशस्ति या एहोल अभिलेख का पुलकेशिन द्वितीय द्वारा, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और देवपाड़ा अभिलेख जो कि बंगाल के शासक थे, बंगाल शासक विजय सेन, एक बार मैं बता देता हूं, प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ लेख का निर्माण समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख का जो गिरनार में पड़ता है यह रुद्रदामन के द्वारा। और एहोल प्रशस्ति या एहोल अभिलेख का पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। देवपाड़ा अभिलेख का बंगाल शासक विजय सेन द्वारा। हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि तिथि रहित अभिलेख है इसे कलिंग राजा खारवेल ने निर्मित करवाया था। ऑप्शन थे नहीं इसलिए जो है यहाँ मैंने लिख दिया है, आप लोग समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में किया गया था? तो केंद्र राज्य के संबंध में जो है सरकारिया समिति का गठन किया था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। सरकारिया समिति का गठन। महालनोबिस का गठन दोस्तों राष्ट्रीय आय के संदर्भ में होता है। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में महालनोबिस का गठन किया गया था समिति का। और रंगराजन समिति का भुगतान संतुलन के कार्य हेतु रंगराजन समिति का। और गोईपोरिया समिति का बैंक सेवा सुधार के संदर्भ में किया गया था। बैंक सेवा सुधार के संदर्भ में गोईपोरिया का समिति का गठन किया गया था। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, सरकारिया समिति का गठन केंद्र राज्य संबंध के
संदर्भ में किया गया था, महालनोबिस का राष्ट्रीय आय के संबंध में, रंगराजन समिति का भुगतान संतुलन और गोईपोरिया समिति का गठन बैंक सेवा सुधार के संबंध में किया गया था। 18वां प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन आपका रॉन्टजन होगा। एक्स किरणें जो है एक्स रेज किसके द्वारा खोजी गई थी? तो रॉन्टजन द्वारा खोजी गई थी। गामा किरणों की खोज जो है पॉल विलार्ड द्वारा की गई थी। गामा किरणें किसके द्वारा खोजी गई थी? तो पॉल विलार्ड द्वारा खोजी गई थी। रिटर ने परावैगनी किरणों की खोज की थी और मार्कोनी दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज करता है। दीर्घ रेडियो तरंगों का खोज मार्कोनी ने किया, पराबैंगनी किरणों की रिटर ने, एक्स रेज की रॉन्टजन ने, गामा किरणों की पॉल विलार्ड ने। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग संयंता ज्ञात करने के लिए किया जाता है? संयंता ज्ञात करने के लिए दोस्तों द्रवों की संयंता, द्रवों की संयंता ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। वर्षा नापने में किसका उपयोग करते हैं? रेन गेज का। ग्रेविमीटर का उपयोग होता है पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, ग्रेविमीटर का, और हाइड्रोमीटर का द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। द्रवों का अपेक्षित घनत्व, आइए एक बार और देख लेते हैं इसको। द्रव की संयंता ज्ञात करने के लिए विस्कोमीटर का, रेन गेज का वर्षा मापन के लिए, ग्रेविमीटर का पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति, हाइड्रोमीटर का द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोमीटर का आविष्कारक है? माइक्रोमीटर दोस्तों विलियम कोजीन द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। ई टॉर्सेनी ने बैरोमीटर का विकास किया था, बैरोमीटर का। पेलेगिन टेरी द्वारा टाइपराइटर बनाया गया था, और जॉर्ज कैले ने ग्लाइडर का निर्माण किया था, ग्लाइडर बनाया था। दोस्तों ये थे 20 प्रश्न। आई होप ये आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर किसी तरह का प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी तरह के वीडियोस में लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।